नमस्कार, मैं वर्षा और मैं छवि। स्वागत करते हैं आपका कलाकार की आवाज़ में, ब्रॉट यू बाय कलाकार द स्टेज। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे कलाकार सिर्फ परफॉर्म नहीं करेंगे, वो अपनी कहानी भी बताएंगे। सिर्फ कहानी ही नहीं, वो अपने स्ट्रगल्स, अपने एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करेंगे। तो हम एक बार फिर आ गए हैं कलाकार की आवाज़ पे, ज़ोरदार तालियां हो जाए। आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज उनके बारे में। मुंबई गलियों में साइकिल बेचने से लेके पोएट, परफॉर्मर और एंटरप्रेन्योर बनने तक ज़ाकवान शेख जी एक असली मिसाल है पैशन और हार्डवर्क की। ज़ाकवान चाइनीज़ किचन के फाउंडर हैं और एक सेलिब्रेटेड पोएट होने के साथ साथ उन्होंने 20+ ओपन माइक्स पर परफॉर्म किया है, यानी कि वो आर्टिस्ट भी हैं। वेरी मल्टी टैलेंटेड गेस्ट वी आर हैविंग टुडे। सो उन्होंने 50+ एग्जीबिशंस भी किए हैं और साथ ही साथ मतलब लिस्ट इतनी लंबी है छवि कि मैं पढ़ते ही रह जाऊंगी। सो गेस्ट के तौर पे इनको इनवाइट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आई एम वेरी मच गेटिंग इंस्पायर्ड बाय हिम। जब भी मैं इनका पोस्ट देख रही हूँ और जब भी मैं इनका वर्क देख रही हूँ, बिकॉज इतना सब कुछ होने के बाद डाउन टू अर्थ होना सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है, और ये एक क्वालिटी है जो मुझे इनमें बहुत अच्छी लगती है। सो आइए स्वागत करते हैं ज़ाकवान शेख जी का, जो कि मल्टी टैलेंटेड है। देखते हैं क्या कहानी है इनकी। तो हम इनके बारे में जानते हैं, कुछ सवाल जवाब शुरू करते हैं ताकि हमें इनकी जर्नी के बारे में पता चल सके। तो ज़ाकवान जी, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सोचा था बनने का? मतलब ऑलवेज यू वांटेड टू बी अ व्लॉगर और शेफ़, या क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है ना जो अभी अभी लेटेस्ट आई है, तो पहले नहीं थी, तो आपको क्या हमेशा से यही करना था? लाइक व्हाट डिड यू हैव इन माइंड? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि लाइफ का कोई गोल मैंने सोचा ही नहीं था, और ना सोचना भी एक तरफ से ठीक है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। करेक्ट, एग्जैक्टली। ज़िंदगी आपको आपकी लाइन से जो है ना कहीं और लेकर चली जाती है। आज मैंने कितने वकीलों को देखा जो कैफ़े खोल के बैठे, कितने डॉक्टर्स को देखा जो अपनी क्लिनिक बंद करके बिजनेस कर रहे। तो आप भले सोच लो कुछ भी, देखो पहली बात तो ये है कि एक गोल होना चाहिए लाइफ का। आप जब गोल सेट करोगे, जाहिर सी बात है कि जब तक आपको मंजिल का पता नहीं रहेगा आप सफ़र क्या करोगे जी। आपने अगर एक गोल से तय किया है, अब जैसे मैं निकला मीरा रोड से वाशी आने के लिए, अगर मैंने वाशी का गोल नहीं सेट किया रहता तो लोकेशन पे क्या डालता, यूं ही भटकता रहता। क्या बात है। तो उस हिसाब से मेरा था कि मैं वाशी मुझे पहुंचना है, तो आज आपके सामने मैं बैठा हूं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे पहली बात कि आपको गोल सेट करना है जी। लेकिन एक उम्र बीतते बीतते आपको ये पता चलती है, ये चीज़ें आपके सामने आती है। देखो बचपना बहुत अच्छी चीज़ है, फिर जवानी आती है। बचपना और जवानी भी बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बाद जो आती है वो जिम्मेदारी आती है जी। जो हमसे जवानी भी छीन लेती है और हमारा बचपना भी छीन लेती है, सही बात है। और हमारे सपने, हमारा ख्वाब भी छीन लेती है। फिर उसके बाद हमारे ऊपर जो जोर चलता है वो ज़िंदगी का चलता है। अब आपको फैसला नहीं करना है कि आपको कौन से रास्ते चलना है, अब ज़िंदगी आपको किधर धक्का दे रही है आपको वो देखना है, और जिधर धक्का दे उधर चले जाओ आप। वाह। ऐसा होता है। तो मुझे मेरी ज़िंदगी ने जिस साइड धक्का दिया, मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, मतलब जो कैमरे पर, एक्चुअली ऐसा था कि जो मेरे वालिद साहब हैं उनको मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं, जैसे जब सबसे पहले टिकटॉक से पहले भी एक डब मैश आया था, उस पर लोग लिपसिंग करते थे। राइट। फिर ज़ुबान से लोग बॉडी पे आ गए, टिकटॉक पे डांस करना चालू कर दिए। टिकटॉक बंद हुआ, सारी चीज़ें आके इंस्टा पे आ गई। लेकिन मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था, मतलब मेरे वालिद साहब, मेरे डैड की तरफ से ये सब अलाउड नहीं था कि तुमको लिपसिंग करना है, गाना गाना है, डांस करना है, कमर हिलाना है, या मतलब वीडियो में गाली वगैरह या फिर नॉनवेज कंटेंट वगैरह नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मुझे आज भी अलाउड नहीं है। मुझे मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफ़र आए, फिर फैशन शो में शो स्टॉपर के बहुत सारे ऑफ़र आए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं अलाउड है। उनका ऐसा है कि जो भी चीज़ करो वो एक हद में रह के करो,
जिससे ना आप पर कोई सवाल उठा सके, जिससे जैसे आपको मालूम है कि मतलब मुसलमानों में ऐसा भी है कि गैर लड़कियों के साथ चलना, ये वो सब बहुत सारे मतलब ये है। तो उनका कहना था कि ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो कि कल को आपको कोई ये ना बोले कि मतलब सवाल नहीं उठना चाहिए, काम आपको जो पसंद है वो करो, बस सवाल नहीं उठना चाहिए। और अगर सवाल उठता है तो आपके अंदर वो ताकत होना चाहिए कि आप उसका जवाब दे पाओ, क्योंकि सुन के नहीं लेना है। ये चीज़ें तो बचपन से सीखी। क्या बात है। बात है, बहुत बढ़िया बताया आपने। ये ऐसा लग रहा है कि आप बोलते ही रहो और ये और हम सुनते ही रहे। तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब मैंने जो स्टार्ट लिया अपना, तो मेरे दिमाग में आया कि देखो मेरे को एक शौक तो चढ़ा कि मुझे कैमरे पे कुछ तो करना है, और लिखने की आदत मेरी बचपन से थी। मैंने अपनी बुक्स में कम से कम 200-400 शायरी लिखी थी। उस वक्त में तो मतलब मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, बचपन से लिखने का एक शौक़ था। और वो भी डायरी, जब मैं मतलब मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त था, उसके पास भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो मैंने लाइफ की जो सबसे पहली चीज़ें चोरी भी की थी तो वो उसकी डायरी थी। अच्छा। हाँ, वो मैंने रख ली थी। मतलब मेरा इरादा था कि मैं लौटा दूँ उसको, मगर उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें थी, इतना ज़ख़ीरा था अल्फाजों का, उसके अंदर बहुत सारी शायरियाँ मौजूद थी, बहुत सारे नात वगैरह उसमें थे, तो वो मैंने अपने पास रखा। और आज भी बहुत बार मेरा घर शिफ्ट वगैरह हुआ है, किसी ना किसी बॉक्स में वो डायरी पड़ी है उसकी। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायरी से स्टार्ट करते, जिसमें ऐसा है कि वालिद साहब को भी बुरा नहीं लगेगा, घर वालों भी सवाल नहीं उठाएंगे और दूसरे लोगों को भी नहीं लगेगा। तो लिखने की आदत थी, तो मैं सोचा चलो यही करते हैं। अब ये था, बताओ सच सब बोल रहे हैं ना? क्यों नहीं। बिल्कुल। ऐसा था ना कि मतलब मैंने जब स्टार्ट किया ना लिखना, तो मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी। उस वक्त मैं एक होटल में काम करता था एज अ डिलीवरी बॉय। ओके। बस ये था कि वहाँ के जो ओनर थे फरहान भाई, खैर वो अभी देख रहे होंगे वीडियो तो बहुत खुश भी होंगे। बहुत अच्छी हमारी दोस्ती चली और आज भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। बस ये कि हम सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए अभी फ़िलहाल। बहुत अच्छी हमारी दोस्ती चली और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये ना कि कभी मुझे वर्कर नहीं समझा, हमेशा अपना भाई समझा उन्होंने मुझे, हमेशा, और भाई की तरह रखा भी। अब जब मुझे लिखने का शौक़ चढ़ा तो मेरे पास एक मोबाइल था, उतना ख़ास भी नहीं था, काम चलाऊ था, जिस पे मेरे पर्सनल फ़ोन से ज़्यादा होटल के फ़ोन आते थे। कभी डिलीवरी देने गया, नंबर एक्सचेंज हुआ, अब नेक्स्ट टाइम लोग मुझे ही ऑर्डर कर रहे हैं होटल के नंबर छोड़ के। तो हमने होटल के ऊपर ही एक रूम लिया रेंट पे, मैं अपने खर्चे पर। जिस वक्त मेरी पगार खुद 6,000 रुपये थी, उस वक्त मैंने 3,000 रुपये रेंट दे के एक छोटा सा रूम ले लिया, जबकि मुझे बचना सिर्फ 3,000 रुपया था। एक छोटा सा रूम लिया, फिर 100 रुपये वाले स्प्रे ला के पूरे रूम को मैंने ब्लैक किया। फिर एक पंचर वाले की दुकान पर गया, वहाँ से टायर लाया, टायर को काटा, फिर टायर पे सिल्वर कलर का स्प्रे मारा, फिर एक वॉल बनाया उसको। क्या बात है, क्या क्रिएटिव। फिर लाइटिंग लाई। अभी ये तो बहुत अच्छा आइडिया ये है। तो हाँ, और ये आर्टिस्ट भी निकले, मतलब ट्रू आर्टिस्ट एकदम। फिर उस रूम को मैंने पूरा तैयार किया। अब मसला आ गया शूट का। दीवार तो खड़ी हो गई, अब शूट कैसे करेंगे, माइक कहाँ से लाएंगे। अब कहानी यहाँ स्टार्ट होती है। मैंने माइक का जुगाड़ कैसा किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये स्टैंडी माइक होता है ना, हाँ। वो लाया, मगर कहाँ से, चोर बाज़ार से, वो भी बंद, खराब, ओके। 30 रुपये में। अच्छा। हाँ, तो असल में जो मतलब मैं जो वीडियो बनाता था ना, वो मेरे मुंह के सामने हमेशा माइक होता था, मगर आज मैं बताता हूँ वो माइक कभी चालू ही नहीं था, वो हमेशा बंद रहा। वो सिर्फ एक दिखावा था मेरा, क्योंकि उस वक्त में मेरा बजट नहीं था माइक का। अच्छा। मगर आप लोगों की मालूम है कि इंस्टाग्राम की जो ज़िंदगी है वो 80% दिखावे की भी होती है। क्या बात है। जो उस पर प्रैक्टिकल रहता है वो 20% होता है और बाकी दिखावा 80% होता है उस पर। ऐसा है, सबके साथ है। और कैसा लाइफ है, एक आदत बन गई है, करना ही है। रोज़ सुबह आपको चाय पीना है, रोज़ आपको जॉब पे जाना है, एक शेड्यूल बन गया, एक माइंडसेट बन गया है, तो फिर वही सिस्टम चलता है। ऐसे भी दोस्त है मेरे पास जो रेड बुल का खाली डब्बा भी लेके स्नैप डाल देते, तो वही हिसाब है, वही इंस्टाग्राम है। 80% ज़िंदगी हमारी दिखावे की होती है, बाकी मैं तो 80%। अब आपकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल लग रही है कि मुझे एक किताब छपते हुए दिख रही है, एक फिल्म बनते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, मतलब एक फिल्म जैसा ही है, जैसे एक फिल्म में कैसे शुरू में देखते हैं हम लोग की
एक छोटा बच्चा है और स्ट्रगल कर रहा है और फिर धीरे धीरे कैसे होता है कैसे ग्रो करता है। इस पे एक्चुअली आप जब बोल रहे थे तो जिस चीज़ से बोल रहे थे मैं एक्चुअली इमेजिन कर रही थी हाउ इट्स ऑलरेडी अ मूवी गोइंग ऑन। और आपको मालूम है जब मैं वो शायरी लिखता था ना, मतलब एक ज़माना होता है बचपन में लोगों को चीज़ें याद हो जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिम्मेदारी बढ़ती है ना, आपके मोबाइल का स्टोरेज बढ़ता जाएगा ना, आप उसमें और फोटो 2-4 फोटो में मोबाइल बहुत स्मूथ चलता है। आप वो 2 की जगह 4000 फोटो रख लीजिए तो मोबाइल थोड़ा हैंग करता है। तो बचपन में जो है हमारा जो जहन होता है ना वो बिल्कुल क्लियर होता है, चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारी आती है ना तो अंदर चीज़ें और बढ़ती जाती है। क्या बात तो कैसा है कि चीज़ें याद होना कम हो जाती है एक उम्र के बाद। तो शायरी बोलने के लिए शायरी लिखनी पड़ती थी। और शायरी में लिखता कहाँ था आपको मालूम है? कहाँ? जो फॉयल कंटेनर होता है ना उसकी लीड होती है, उसका एक साइड सिल्वर रहता है एक साइड वाइट रहता है, उसके पलटी पे मैं वाइट पे लिखता था। आज भी वो 1-2 वीडियो यूट्यूब पे मेरी मौजूद है। क्या गॉड। और फिर वो मैं देख कर कहा करता था। कितना ही कुछ नया समझने को मिल रहा है। मतलब हमने भी काफ़ी बेसिक से चीज़ें शुरू की है, फिर भी हम काफ़ी रिसोर्सेज रखने का ट्राई करते हैं। बट जब ये मेरा मेन मोटो था आपका इंटरव्यू लेने के लिए कि कम चीज़ों में कैसे मैनेज किया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों के लिए जो स्ट्रगल करते होते हैं अपने आर्ट फॉर्म के साथ, थोड़ा सा अपने तो उसी बात से मुझे ये पूछना है कि ये सब आपका खुद ही का आइडिया होता था या आपका कोई रोल मॉडल या कोई इंस्पिरेशन भी था? नहीं, मेरा जो ऐसा है कि आइडिया सारा मेरा होता था, लेकिन ऐसा है कि मेरा एक छोटा भाई जो है सगा वाला फुजैल, उसका भी माइंड बहुत अच्छा है। तो मैं कहीं फंसता था ना तो मैं उससे कॉल कर लेता था। ओके। हाँ, तो वो मतलब नहीं पूरा ब्लैक करना है, नहीं टायर को सिल्वर करना है, ऐसा वो चीज़ें बताता है। एक्चुअली ऐसा कि वो मुंबई सेंटर में रहता था, मैं मुंबई सेंटर में रहता था, लेकिन काम मीरा रोड में करता था। तो मेरा ऐसा था कि उस वक्त में मैं होटल पे ही रहता था, उन्हीं स्टाफ के साथ सोना रहना खाना पीना हर सारी चीज़ें मेरी उनके साथ ही होती थी। ऐसा हो गया था कि मतलब समझ लो कि मैं किसी हॉस्टल में हूँ और महीने में 1 बार घर जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर रात को होटल बंद होते होते 2 बज जा रही है, अब मैं रात को 2 बजे जाऊँ तो फिर सुबह 10 बजे मुझे आना है। जी हाँ, अब अगर मैं ओनर रहूँ तो काम चल जाता है, लेकिन वर्कर तो वर्कर ही होता है ना। सही बात है। तो उस हिसाब से मैं वहीं रहना सोना खाना पीना सारी पर चीज़ें। वो एक तरह से प्लस पॉइंट भी हो गया आपके लिए क्योंकि आपने उसी स्पेस को अपना आर्ट का जगह भी बना लिया। नहीं तो कहीं स्पेसिफिकली जाना, फिर वापस हमें घर जाना है, वापस घर का भी हमें सब देखना है। हाँ। और जब घर पे रहते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे घर की भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाँ, वो चीज़ घर तो का घर में कैसी चीज़ें अरेंज करनी है, घर की सारी चीज़ें, वो भी एक होता है। हाँ, तो आई थिंक इट वर्कड एज अ बोन फॉर हिम। या एक्चुअली इट वर्कड लाइक वंडर्स फॉर यू। तभी आप इतने सक्सेसफुल हैं अभी। यू स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्क्रैच, आपने एकदम से और अपने दम पे। हाँ, डेफिनेटली टीम की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके भाई थे आपके साथ। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कहानी अभी शुरू हुई है। हाँ। अभी ट्विस्ट आना बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपका ना हमेशा से ये बिजनेस व्लॉगिंग ओपन माइक्स जो ये सब है, तो ये सब आप मैनेज अभी कर लेते हैं? मतलब आप इजीली मैनेज हो जाता है या फिर अभी भी नहीं, मशक्कत करती देखिए है? तकलीफ तो बहुत होती है। अभी जैसा मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि बिजनेस है, ओपन माइक है, फिर व्लॉगिंग है, उसके बाद फिर किसी इवेंट वगैरह में गेस्ट वगैरह जाना है, ये पांचों चीज़ कभी कभी एक दिन में हो जाती है। मतलब एक ही दिन में पांचों चीज़ करना है। आज ओपन माइक में भी जाना है, मुझे शो करना है, आज किसी इवेंट में एज अ गेस्ट भी मेरे को परफॉर्म करना है, आज मेरे को प्रमोशन वीडियो भी बनानी है। अब 4 काम हो गए। 5वां मेरा बिजनेस है डिस्पोजेबल का, जो होटलों में मेरा माल जाता है, उसका मेरा एक गोडाउन है और वो माल भी मैं खुद ही डालता हूँ। अब ये 5 काम है। अब मुझे माल भी डालना है, 5 काम मैंने बता दिया। अब करना क्या होता है, भाई सुबह उठे, सबसे पहले ज़बरदस्ती फ़ोन करके होटल वाले से, भाई आज का माल डाल दो, भाई आज का ऑर्डर डालो, आज का ऑर्डर डालो, मैं माल छोड़ के जाऊँगा। माल छोड़ दिया, उसके बाद गया फटफट ओपन माइक अटेंड किया, फिर आया डायरेक्ट। अगर रूट सही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत परेशानी हो गई। फिर किसी इवेंट में चले गया, ये 4 काम हो गए। प्रमोशन वीडियो है, वहाँ से तो पैसे आ रहे, सबसे ज़्यादा वैल्यू तो उनको देनी है, मगर उनसे रिक्वेस्ट कर लिए कि भाई कल शूट कर देते हैं।
पॉसिबल हुआ तो कर लिए, नहीं तो कल शूट कर देते। अब 5वां काम है जो तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा, जो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुझे ऑर्डर भी लेना है, मुझे ऑर्डर भी बनाना है, और अगर ज़्यादा लेट हो गया तो डिलीवर भी करना है। अब इवेंट से डायरेक्ट आया मैं होटल पे ही हमेशा मैं एक एक्स्ट्रा टी शर्ट रखता हूँ, क्योंकि मोस्टली कहीं जाता हूँ तो मैं वाइट या लाइट कलर ही पहनता हूँ। अच्छा। अब उसमें शेजवान चटनी की दाग लग जाती है फिर वो जब घर वाले कपड़े धोते तब बात सुनाते तो ऐसा है कि आया, मेरा एक दोस्त भी बहुत हंसता है, बोलता है अभी 15 मिनट पहले तेरा स्टेटस देखा, 2 बॉडीगार्ड के बीच में चल रहा था, अभी 15 मिनट बाद देख रहा हूँ कढ़ाई हिला रहे। हाँ। तो वो मेरा काम है मेन, वो बॉडीगार्ड के साथ चलना वो एक अलग चीज़ है। वहाँ मैं चल क्यों रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ से मेरी इनकम है ना, ये मेरा काम है, ये मेरा सपना है, इसको मैंने तैयार किया हाथों से। वो चीज़ खुद ब खुद हो गई है, धीरे धीरे मेहनत वहाँ भी लगी है, लेकिन मोटिव क्या था, ये जो चाइनीज़ की मेरी दुकान है वो एक सपना है। वो बहुत सारी चीज़ें करने के बाद वो एक चीज़ हासिल हुई है मुझे। वहाँ का डिपॉजिट, वहाँ का खर्चा, वहाँ के वर्कर, वहाँ का मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ के जो कस्टमर है जो मैंने बनाया है वो कस्टमर। पर्सनली मैं कस्टमर का नंबर सेव करता हूँ हर कॉल पे। उतना तो मैंने लड़कियों का नंबर भी कभी सेव नहीं किया होगा अपनी जगह। मतलब वो टाइम एक होता है, सबके लाइफ में 2-3 साल का एक वक्त होता है, उस चीज़ का बहुत क्रेज़ रहता है, प्यार करने का, ये करने का, वो करने का। उसका भी वक्त मिला था मुझे वो बात की बात है। फिर कस्टमर का नंबर सेव करना, फिर कस्टमर का फ़ोन आया तो उनसे डायरेक्ट बात करना, तो उनको ये लगता है ना कि हाँ चलो ये ओनर होके भी मुझे पहचानता है। कस्टमर को एक खुशी होती है कि भले इसके होटल पे रोज़ के 100-150 ऑर्डर आते, लेकिन इस बंदे को मेरा एड्रेस याद है। हाँ, पर्सनलाइज्ड टच हाँ, होता है वो उनको एक अपनापन महसूस होता है, खासपन महसूस होता है। तो ऐसा होता है कि इधर इवेंट से आए और फट से इधर आए, शर्ट उतारे, टी शर्ट पहने ब्लैक कलर का और कढ़ाई पे खड़े हो गए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होती है। बाबा रे, बहुत काम है। तो इतना ज़्यादा और ऐसा हो गया कि डिलीवरी वाला एक बंदा है, अगर ऑर्डर ज़्यादा हो गए ना तो भाई मतलब एक जो उस्ताद है, जो शेफ़ है, वो ऑलरेडी है वहाँ पर, उसको मैं बोलता हूँ भाई 10 मिनट संभाल तू, मैं फट से ऑर्डर दे के आया। और ऐसा हो गया जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्ट तो मैंने डिलीवरी से ही किया था, तो एड्रेस तो सारे ऐसा याद है ना कि कभी कभी मैं नाम में कंफ्यूज हो सकता हूँ मगर एड्रेस में नहीं। ऐसा है कि ये भी बता सकता हूँ किसके घर के बाहर कितने चप्पल पड़े रहते। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पर मैं एक सवाल है मेरे दिमाग में कि इन सब में आप इतने टैलेंटेड हैं, इतने सारे काम आप एक साथ कर रहे हैं, इन सब में आपने जैसे गोल के बारे में बात किया था, तो कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तरफ आप अपने आप को 5 साल बाद देखते हैं कि दिस इज़ समथिंग, यू नो, दिस इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ख्वाब तो अक्सर अधूरे रह जाते हैं। क्या बात है। इसलिए ख्वाब सजाने की आदत नहीं है। अब ऐसा है कि बात अगले 5 साल की है तो मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। वो ऐसा है कि बहुत लोगों का कहना है कि मतलब व्लॉगिंग वाली लाइन बहुत अच्छी है, एक तरफ बिजनेस भी होना चाहिए। तो फिलहाल जो मेरा ये है कि मैं इन 2 चीज़ को ही पकड़ के चलूँगा अगले 5 साल तक। मेरी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, मुझे इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल रही है, चाइनीज़ में भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब सिर्फ कस्टमर ही नहीं, साथ में मुझे लोगों का प्यार भी मिल रहा है। जब एक बंदा मेरे पास से शाम में चाइनीज़ लेने आता है तो वो सिर्फ ऑर्डर नहीं करता है, वो मुझसे मुलाकात भी करता है। वो आता है, मुझसे मुलाकात करता है, मुझसे सलाम दुआ, मेरी खबर खैरियत, यहाँ तक कि अननोन कस्टमर भी बहुत खुशी होती है कि गले लगा के जाते हैं। आज तक उन्होंने मेरा नमक खाया नहीं है, चखा नहीं है, लेकिन मोहब्बत वो पेश करते हैं जैसे कितने वफादार है। तो बहुत खुशी होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कस्टमर वाला रिश्ता नहीं है मेरा उनके साथ, एक अपनापन फील होता है मुझे मेरे कस्टमर्स के साथ। मैं अगर किसी के घर पर ऑर्डर लेके जाता हूँ, डिलीवरी लेके जाता हूँ, तो आप यकीन नहीं करोगे मेरे को निकलने के बाद इतना प्राउड फील होता है, क्योंकि शायद ही अगर मैं समझ लो एक दिन में मैं अपने हैंड से एक बंदा है ऑलरेडी डिलीवरी वाला, मगर अगर मैं अपने हैंड से 10 ऑर्डर लेके जाता हूँ ना, तो उसमें से 9 लोग मुझे चाय पिलाकर भेजते। क्या बात है। वो जब दरवाज़ा खोलते हैं, अगर कोई बच्चा दरवाज़ा खोल रहे हैं तो वो अपनी अम्मी को किचन से बुलाते हैं, अम्मी ज़कवान भाई ऑर्डर लेके आए। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो जिस तरह वो मुझे मोहब्बत देते हैं, वो कहते हैं ना कि आप जो दोगे वही लौट कर आएगा,
तो जिस तरह वो मुझे मोहब्बत देते तो मैं भी मतलब जो मेरे कस्टमर है उनसे उतना ही ज़्यादा अच्छा बर्ताव करता हूँ। तो उस हिसाब से मेरी दोनों लाइन बहुत अच्छी चल रही है। पर फिर भी जैसे अगर ये बहुत आपका लार्ज स्केल में जब बढ़ जाएगा तो आपके लिए ये पॉसिबल होगा कि मतलब अभी तो आप कर रहे हैं हाँ। एक गुड डीड के लिए, एक आपको अच्छा फील हो रहा है इसलिए आपके लिए आप मैनेज कर रहे हैं, आपके लिए वो पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन जैसे जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे। हाँ। और इतना अच्छा चल रहा है आपका, इफ़ आई नेम इट करेक्टली, ज़ाक्वान चाइनीज़ किचन जो कि मीरा रोड में है फिलहाल जी। तो वो एक ही आपका शॉप है और या और भी शॉप है आपके? एक है दहीसर है ना, दहीसर के दहीसर चेक में भी नाके है। पर है जी। एक छोटी सी मतलब ऐसा तार पतरी बांध के। एक्चुअली अच्छा। जो मैंने खुद का स्टार्ट किया था दहीसर से किया था। अच्छा। और वहाँ पर ऑलरेडी 3 साल मैंने वहाँ पर मतलब 2 साल समथिंग वहाँ पर मैंने चाइनीज़ भी बनाया है, वहाँ पर मैंने बर्तन भी धोया है। और एक्चुअल में जो मैं आपको बताऊं कि बर्तन धोते हुए मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई थी और उसने मुझे सबसे पहले ओपन माइक का रास्ता बताया था। अच्छा। मैं वहाँ पर बर्तन धो रहा था और वो वहाँ पर चाय पी रहा था चाय वाले के पास, साइकिल पे रात को चाय बेचा करते ना उनके पास। तो उसने चाय पीते पीते ना एक शायरी बोली चाय वाले को। अच्छा। और मैंने बर्तन धोते थे तो उसकी शायरी का जवाब बना दिया था। फिर वहाँ पे हमारी बातचीत चालू हुई, फिर उसको बहुत अच्छा लगा, वो शायरी कर रहा है, इधर से मैं शायरी कर रहा हूँ, उधर से वो, अच्छी खासी शायरी में बातें हो गई हमारी। फिर उसने कहा कि यार जब इतना अच्छा करते ही हो तो बर्तन क्यों धोते हो? मतलब बर्तन धोने पे तो शायरी निकल रही है भाई। हालात अच्छे रहते तो कुछ नहीं समझ में आता है। हालात जब अच्छे रहेंगे इंसान के ना तो इंसान क्या करता है, वो हालात को सिर्फ इंजॉय करता है। और जब हालात ख़राब होते हैं ना तब इंसान उस हालात की फ़िक्र करता है। और फ़िक्रमंद इंसान ना बहुत अच्छी शायरी बोल सकता है। आपने देखा होगा, आप भी मतलब आप लोग तो खुद कलाकार की आवाज़, इतना बड़ा स्टेज चला रहे आप लोग और एवरी वीक आप लोगों को हज़ारों शायरी सुनने मिलती होगी। तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मोहब्बत की जो इंसान शायरी करता है उसकी शायरी में दम होता है, मगर जो बेवफाई पर शायरी करता है उस पर दादें ज़्यादा मिलती है। राइट। तो जो परेशान इंसान, हालात से मजबूर इंसान, वो कहते हैं ना कि न पूछ कौन हूँ, क्यों राह में लाचार बैठा हूँ, क्या बात है। मुसाफिर हूँ, सफ़र करने की हिम्मत हार बैठा हूँ। वाह। तो हारा हुआ इंसान बहुत गहरा लिखता है। तो उसी हिसाब से हमारी बातचीत हुई। फिर मतलब तो बात ये थी, बात बहुत दूर तक चले जाती है करते करते। तो जो मेरा पहला था ना खुद का मेरा पर्सनल, वो दही से चेक नाके पे एक है, मतलब थोड़ी सी तार पतरी बांधी हुई है, वहाँ पर ऐसे लोग खड़े खड़े होकर खाना खाते हैं। तो वहाँ पर और मेरी एक आदत है कि हर चीज़ में मैं अपना एक पार्टनर रखता हूँ। और अब तो ज़रूरी भी हो गया है क्योंकि हर जगह नहीं तो जीरोक्स निकाल के देना पड़ेगा मुझे अपना। तो उस हिसाब से वहाँ भी एक बंदा है प्लास नाम करके, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो वो बहुत अच्छा चलाता है उसको। तो अभी फ़िलहाल वो संभाल रहा है। और उसके बाद मैंने ज़ाक्वान चाइनीज़ किचन स्टार्ट किया। अच्छा। वहाँ पे ऐसा कि वो नाइट का है तो वहाँ पे उतना शो ऑफ नहीं कर सकते, बोर्ड वगैरह नहीं लगा सकते, इसलिए उसका कुछ नाम ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा। बस वो चल रहा है। और मोस्टली रिक्शे वालों का बहुत सपोर्ट है, एवरी नाइट वो लोग हमारे पास खाना खाने आते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं, सिंस आपने कहा कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके साथ ऑफ कोर्स आप आर्टिस्ट भी हैं, व्लॉगर भी हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं और आप काफ़ी कुछ चीज़ों में एक्चुअली busy जैसा कि रहते हैं। आपने मतलब पूछा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हाँ। ये था नहीं, हाँ। ये हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि लाइफ जिस तरफ धक्का दे उस तरफ चले जाओ, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो सरकार की तरह है, कोई जीत नहीं पाएगा। तो जिंदगी जिधर धक्का दे रही है आप उधर ही अपनी मंजिल बना लो। वाशी में नहीं जा पहुंच पा रहे ना, जैसे अगर मैं वाशी के पॉडकास्ट में नहीं आ पाऊंगा ना तो साला मैं बैंड्रा में स्टूडियो लेके कर लूंगा, लेकिन मैं अपना काम करूंगा भले लोकेशन बदल जावे। तो उस हिसाब से ऐसा कि जिंदगी जिधर धक्का दे रही है। एक्चुअल में चाइनीज़ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो लेडीज़ बैग का था। मेरा अब्बा का कारखाना था लेडीज़ बैग का, बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर बीच में वो बीमार पड़ गए जिस वजह से कारखाना वगैरह बंद हो गया। तो भी मैंने अपना करियर, क्योंकि मेरे पास कुछ हुनर नहीं था, तो भी मैंने अपना करियर बैग से ही स्टार्ट किया था। अब जब मुझे ये पता चला कि अब लाइफ जो है, अब जो ज़िंदगी सर पर बोझ डालनी है, जिम्मेदारी डालनी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाना कैसे है, तुम्हारे पास हुनर क्या है, तुम क्या कर सकते हो कि 2 पैसे कमा सकते हो, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। और ना कोई बैकअप कि मैं किसी चीज़ का रिस्क ले सकूं। हाँ, एक आइडिया था मेरे पास, एक दोस्त जो मुझे 5,000 उधार दे सकता था। मैंने उस 5,000 का
मुंबई के मदनपुरा मार्केट में जाकर बैग खरीदा और मीरा रोड में हमारे एक अब सैटरडे मार्केट लगता है, उस वक्त मंडे मार्केट लगा करता था रोड पर। तो 5,000 का बैग लेके मैं मंडे मार्केट में खड़ा हो गया था। अब मसला ये था कि मैं नया चावल था, जगह कौन दे मुझे धंधा लगाने के लिए, मार्केटों में जगह कहाँ मिलती है। जी। तो एक मेरा दोस्त था बर्तन वाला, उससे मतलब रैंडम सलाम दुआ थी मेरी, उतना खास भी नहीं था, लेकिन उस दिन जो उसने अपना खासपना दिखाया, उसने ये बताया कि एक अनजान भी आपका खैर खा यानी भलाई करने वाला हो सकता है। उसने अपने बर्तन की तारपत्री थोड़ी सी मोड़ के मुझको बोला, भाई आप यहाँ पर लगा लो। तो मैंने करियर स्टार्ट किया बैग से, लेडीज़ बैग बेचना मैंने चालू किया। अब मैं मार्केट जैसे नाला सुपारा में अपना संडे के दिन मार्केट लगती है, ट्यूसडे को काशी मीरा में मार्केट लगती है, अच्छा, मंडे को मीरा रोड में लगती है। आपने एरियाज चेंज किया? नहीं, अलग-अलग एवरी जगह डे। पे। अब वो तो मंडे मार्केट है, राइट, हर मार्केट में अलग अलग एरिया के मार्केट में। हाँ। अब मंडे को कमा लूंगा तो बाकी के 6 दिन कहाँ से करूंगा। एक्चुअली कमाई की इंसान छुट्टी कर देता है। मेरे पास एक बार मतलब मेरे चचा है, खालू भी है वो मेरे, उन्होंने मेरे से एक सवाल किया था कि चलो आज कहीं घूमने चलते, होटल बंद कर दो। मतलब मेरे को बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी कमाई की छुट्टी उसी दिन करूंगा जिस दिन मेरे खर्चे की छुट्टी रहेगी। खर्चा तो एवरी डे है ना मेरा, तो फिर कमाई की छुट्टी क्यों। बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से ऐसा है कि अगर सिर्फ मंडे को मैं धंधा करूँ तो बाकी के 6 दिन क्या। तो मैंने पता किया, अब एक बार मार्केट में उतर गए तो बातें होती है, एक चाय आप पिलाओ सामने वाला सब उगलेगा। मैंने दोस्ती बढ़ाई लोगों से, फिर मुझे पता चला ट्यूसडे को काशी मीरा में, सैटरडे को मीरा रोड में, मंडे को मीरा रोड में, फिर संडे को नाला सुपारा में, वेडनेसडे को जोगेश्वरी में। तो मैं ऐसा मार्केट वाइज धंधा करने लग गया, वही बैग को लेके। रोज़ सुबह मार्केट जा रहा हूँ मुंबई, रोज़ माल खरीद रहा हूँ, फिर आके मार्केट में बेच रहा हूँ, फिर दूसरे दिन सुबह जा रहा हूँ माल खरीद रहा हूँ, फिर मार्केट में बेच रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेरा ऐसा था कि मुझे बैग की दुकान करनी थी, मुझे बैग को आगे बढ़ाना था, क्योंकि डैडी का भी वही बिजनेस था। तो अब वो होता है कि खानदान वार चले, नस्ली बिजनेस हो जाता है। तो मेरा इस हिसाब से इरादा था। फिर करते 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 मीरा रोड स्टेशन पे इत्तेफाक से मुझे जगह मिल गई, मतलब रेंट देना पड़ता था मुझे मीरा रोड स्टेशन पे जगह मिल गई। फिर मैंने वहाँ बैग का धंधा लगाना चालू कर दिया। स्टेशन पे बहुत अच्छा चलने लगा, मैं भी बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छी इनकम आने लगी। अब ऐसा था कि वहाँ कुछ मसला हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए आपस में दूसरे लोगों के। अब घून के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। लड़ाई किसी और का हुआ, धंधा सबका बंद हो गया। बोले अब 10 दिन बाद धंधा लगेगा। 10 दिन घर पे बैठा, 11वें दिन नहीं भाई नहीं हो सकता, कितना घर पे बैठेगा आदमी, कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करना है। उस वक्त मैं गया दादर मार्केट में। दादर मार्केट बहुत बड़ी है, मैंने कभी देखा भी नहीं था, नाम सुना था। वहाँ गया, 2 जम्बू भर के बैग का, मैं बोला ये माल दादर में बेचूंगा। बोला अगर एक दिन भी अच्छा धंधा हो जाएगा तो एटलीस्ट 3-4 दिन तो चल जाएगा। मतलब ये माल मैं दादर में बेचूंगा। दादर में जिसकी दुकान के सामने खड़ा हो रहा हूँ वो गाली देके भगा रहे हैं, जिसकी दुकान के सामने खड़ा हो रहा हूँ वो गाली देके भगा रहे हैं। अब करना है तो क्या करना है भाई, माल तो बेच के जाना है, घर से निकल गए तो वही ना कि सारा दिन दर बदर जाना, कुछ पैसे कमाना, फिर अपने घर जाना। क्या बात है। तो ऐसा था कि अब निकल गए हैं तो बेच के ही जाना है। तो अब सारे बैग निकाले, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर एक इधर घूम घूम के बेचना चालू किए। एक बार क्राउड आया, सारा बैग बेच के खत्म कर दिया। वाह। अच्छा, तो आपने बैग ऐसे हाँ, डाल लिए कभी ये सारे, गर्दन क्योंकि में, कोई कोई जगह ये नहीं दे गर्दन रहा में, था, हाँ, क्योंकि तो कोई आप खड़े उसके नहीं होने साथ- दे रहा तो है। आप उसके साथ वॉक कर रहे थे। वॉक करते साथ बैग लटका के मैं बेच रहा था। क्या आइडिया है, क्या बात है। ये मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स को अब एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का भी बहुत एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपसे। काफ़ी आइडियाज़ मिल रहे हैं इधर। नहीं, मैंने हर चीज़ ट्राई की है। मतलब मैंने बोला था ना कि गोल कुछ नहीं होता, इंसान को सब करो, जिस तरफ आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ अपनी चलने लग गई है तो फिर उस तरफ बढ़ते चले जाओ। जब मैं नया नया हॉस्टल में पढ़ने गया था ना, मेरा पहला दिन था और वहाँ ना 400 बच्चे थे। अब मेरा पहला दिन है, बहुत बड़ा हॉस्टल था। अब अपने को मालूम नहीं है किस वक्त में किधर जाना है। तो अब कुछ बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे, कुछ बच्चे इस साइड जा रहे थे। मैं बीच में खड़ा हो गया, कंफ्यूज हो गया कि साला मेरे को कौन से रो में जाना है, इसके पास जाना है कि इसके पास जाना है। तो उसने वहाँ पे एक बच्चा था जो सीनियर था, उसने मेरे को बोला भाई पहला दिन है। मैं बोला हाँ। तो बोले क्या सोच रहे हो? बोला यही सोच रहा हूँ कि इनके साथ जाना है कि इनके साथ जाना है। तो उसने वहाँ पर एक चीज़ सिखाई, और मेरी एक आदत है कि मतलब कोई मुझे एक चीज़ भी सिखाता है ना, मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ और उस चीज़ को मैं रखता हूँ अपने पास, जो बहुत काम की चीज़ होती है। उसने एक चीज़ सिखाई कि भाई ये दुनिया है,
जिधर भीड़ चल रही ना उधर चले जाओ। और वो इधर वाली भीड़ ज़्यादा थी, मैं इधर चले गया और वो सही रास्ता था। तो ऐसा होता है कि वक्त जिधर आपको लेके जा रहा है जाते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्त के धक्के पे जाओ। अगर आपको वक्त धक्का दे रहा है तो आप आगे अपना रास्ता बना के निकलते जाओ, फिर वो आपको वहाँ से मंजिल मिल जाएगी। क्या बात। हाँ, आपने जब ये भीड़ वाली बात बोली तो मैं वही पूछने वाली थी कि मैंने अक्सर सुना है कि नहीं अपना खुद एक इमेज बनाओ या अपना खुद भीड़ के साथ मत जाओ, पर आपने आगे वो ऐड कर दिया कि हाँ, नहीं, फिर नहीं, मैं वो खुद बोला- का भी रास्ता देखो। भीड़ हाँ, मतलब एक डायरेक्शन में जाने के बाद वही। फिर हमें क्या करना है वो भी आइडेंटिफाई हाँ, करना जरूरी है। क्योंकि देखो जबरदस्ती नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जो हम चाहे वो मिल जाए। वो एक वक्त तक आपको कोशिश करने के बाद, आपकी मेहनत करने के बाद आपको खुद फील होने लगता है। इनफैक्ट ये चीज़ें प्यार में भी होती है, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा मिसालें जो है वो प्यार को लेकर ही होती है, क्योंकि आज की जनरेशन को मिसाल बहुत जल्दी समझ में आती है। दो बातें बहुत जल्दी समझ में आती है, एक नॉनवेज मिसाल उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और एक मोहब्बत वाली। तो इनफैक्ट एक वक्त जाके ना प्यार में भी इंसान को ये पता चल जाता है कि नहीं यार, बहुत कोशिश कर ली, बहुत मना लिया, उसका दिल नहीं जीत सकते। अब ऐसा तो नहीं है, होते भी है, लेकिन लाखों में एक जो अपनी ज़िंदगी उसी की यादों में गुजार देते। लेकिन आगे अपने को मूव ऑन करना पड़ता है, किसी और से मूव ऑन किए, किसी और से शादी हो गई तो एक वक्त आपको फील हो जाता है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, ये बंदा किसी और का है, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये मेरी किस्मत में, मेरी हाथ की लकीरों में नहीं है। तो आपका जो गोल है आप उस पर कोशिश करो, लेकिन एक वक्त के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाती है कि नहीं यार, शायद मेरा फैसला गलत था, मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की, मैं उसको पाना चाहा, लेकिन अगर वो चीज़ मेरे पास नहीं आ रही है तो इसका मतलब है ऊपर वाले ने वो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं लिखी है। अब मैं अपनी लाइन बदल लेता हूँ। तो पहले आपको वही चीज़ करनी है जो आप चाहते हो, मगर एक वक्त के बाद जब आप समझदार हो, आप अक्लमंद हो, दानिशमंद हो, बाअक्ल हो, बाशऊर हो, तो आप समझ सकते हो कि नहीं यार वो चीज़ मेरे नहीं है, तो अब आप अपना रास्ता बदल दो। अब आप ये देखो कि लाइफ आपको किस तरफ खींच रही है, और जब वो खींचने लगेगी आप जाओ और फिर अपना रास्ता बना लो। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है ना, और ये बहुत ज़रूरी भी चीज़ है कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो अगर वो आपको ना मिले तो आप उसके हो जाओ जो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो इज्जत आपको नहीं मिलेगी यहाँ उसकी डबल इज्जत मिलेगी। तो कभी कभार चाहने वाले का हो जाना ज़्यादा बेहतर होता है आपके चाहने वाले के होने से अच्छा। वो कहते हैं ना कि अगर आपका हो तो अच्छा है, और अगर यूनिवर्स के हिसाब से हो तो और भी अच्छा है। हाँ, तो वही तो होता है कि कभी कभी मतलब यही है कि हम जो चाह रहे हैं ना वो इसलिए भी हमें नहीं मिलती है ना कि वो चीज़ आगे जाके बहुत, आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है कि ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है जी। और उसके फैसले में हमारी सोच से ज़्यादा भलाई है। तो कोई ना कोई वजह होती है कि वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है। राइट। और ये वजह यही होती है कि वो नहीं मिल रही है ताकि तुम वहाँ से हट के सही रास्ते पे आ जाओ। बिल्कुल। क्या बात। तो भीड़ में चलना इसलिए भी सही है कि अगर आप भीड़ में चल रहे हो तो आप वहाँ रास्ता अपना निकाल सकते हो। आप जब भीड़ की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। एक चीज़ आप देखना कि अमीरों के जो बच्चे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा होशियार गरीब के बच्चे होते हैं। बस उनको पैसे की कमी होती है, उनको स्पॉन्सर नहीं मिलता है, उनको पैसे नहीं है, वरना दिमाग हमेशा उनका ज़्यादा रहता है। क्यों? अमीर के बच्चे बेडरूम में पलते हैं और गरीब के बच्चे भीड़ में पलते हैं। सही बात है। जहाँ वो चार दीवारी से कुछ नहीं सीख पाएंगे, यहाँ वो चार लोग से बहुत कुछ सीख के बैठे रहते हैं। एक्सपीरियंस के साथ सीख हाँ। लेते हैं। ऑब्जर्व करता पड़ता है। हाँ, वो चार दीवारी में कुछ नहीं सीखे। और जैसे ये चार पूरी लोगों के बीच मूवी में इसी पे आधारित थी, स्लम डॉग मिलेनियर। ऐसा दिखाता था कि वो पार्ट टाइम एक चाय की दुकान में काम करता था और फिर उसके बाद जब वो पूरा करोड़पति में विन हो जाता है। वो मूवी देखी है आप लोगों ने? देखो, नॉलेज बहुत होता है, टैलेंट बहुत होता है, बस ऐसा है कि मतलब चीज़ें अलग अलग हो जाती है। उनके पास ना जरिया है लोगों को बात बताने का, फेमस होने का। उनके आगे पीछे जो उनकी नस्ल चलती आ रही है वो पीछे मजबूत थे तो ये आगे मजबूत है, तो इनके बारे में हमें मालूम रहता है। लेकिन गरीब मैंने देखा है, मैं मिलता हूँ जुलता हूँ, मतलब मेरा उठना बैठना है, तो उनके अंदर भी इतना टैलेंट होता है। वो जो बातें करते हैं ना, ये 2 साल 3 साल के बच्चे जो बातों का जवाब देते ना, तो हिल जाते यार। बोले ये उम्र में तो साला हम चड्डी भी नहीं पहनते थे। हाँ, और ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब इंसान को शुरू में भीड़ में रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जितनी कम उम्र में आप सीख जाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि लाइफ है, सीखना तो एक ना एक दिन आपको है ही है। तो जो चीज़ करना है वो करके रख दो ना। हाँ जी, आगे वो चीज़ें काम आएगी। उसी बहुत हिसाब से। बढ़िया। बहुत ही अच्छा।
इतनी कमाल की कन्वर्सेशन चालू है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे सुनती रहूँ मैं और जानती रहूँ। तो इसी बात में मुझे आपने जैसे लेडीज़ हैंडबैग का मेंशन किया, तो लेडीज़ हैंडबैग सेल करते करते आप चाइनीज़ पे कैसे आ गए? हाउ डिड यू थिंक ऑफ दैट? असल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेडीज़ बैग का मेरा बहुत अच्छा चलने लगा, तो अब जब 2 पैसे आ गए ना तो मुझे सूझी, फिर मैंने दुकान डाला भाईंदर में लेडीज़ बैग की, और 6 महीने में 3 लाख का लॉस। तो जितने कमाए थे वो तो गए, ऊपर से और मैं उधार में आ गया। अरे बाप रे। फिर वो शॉप मैंने अपनी बंद की भाईंदर की। उसके बाद ऐसा हुआ, फिर एक बागड़ा लिया मैंने, वहाँ धंधा किया 6 महीना, फिर थोड़े पैसे आ गए, फिर दुकान डाला, क्योंकि एक लगन थी, ब्रांड बनाना है। ब्रांड के लिए सबसे पहले तो शॉप चाहिए। रोड पे खड़े लोग ब्रांड रहते हैं मगर ब्रांड कहलाते नहीं हैं। तो ऐसा हो गया कि फिर एक शॉप ली, और एक चाइनीज़ कॉर्नर के बाजू में वो शॉप ली मैंने बैग की। इत्तेफाक से वो शॉप भी नहीं चली। अब पहले का उधार तो क्लियर हुआ नहीं था, ये दूसरा आ गया सर पे जिम्मेदारी, दूसरा उधार चढ़ गया। अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो जब मैंने दूसरी वाली जो मेरी बैग की शॉप खाली की ना, तो वो एक चाइनीज़ कॉर्नर के बाजू में थी। तो वो जो चाइनीज़ वाला ओनर था, जो फरहान भाई मैंने आपको बताया, उसका ऐसा कहना था कि भाई ये शॉप तुम खाली कर रहे हो तो इसका डिपॉजिट रहने दो, मैं यहाँ पे सीटिंग कर लेता, क्योंकि वो सिर्फ पार्सल का था, मैं यहाँ पे सीटिंग कर लेता। फिर मेरी बत्ती जली, मुझे तो पैसा कमाना था, अपना तो मकसद ही पैसा था। पूरा 24 घंटा दे रहे पैसे के लिए। बोला अब देख बैग का काम भी हाथ से गया, ऑलरेडी सर पे बहुत उधार है, अब मांगो भी तो किससे मांगो? पुराना लौटाए तो नया मिले ना, जो दिए वो तो दोबारा देने वाले नहीं है, और जो नए देने वाले अब उतने कांटेक्ट नहीं है कि कोई दे। तो मैंने अपनी बैग की शॉप बाजू में चाइनीज़ वाले को दे दिया, और उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना 7 बाइक थी, 7 बाइक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ओलेक्स पे साइकिल खरीद के बेचा करता था, तो लाइफ में जो मैंने सबसे पहली अपनी बाइक खरीदी थी 220 पल्सर, और वो मैंने 27 साइकिल बेचने के बाद खरीदी थी। और साइकिल में लोकल ट्रेन में डिलीवर भी करने जाता था, गोवंडी, चैम्बूर, ऐसा सस्ती साइकिल खरीदता था, लादा था। फिर वो 2 रुपये का इतना बड़ा पतरा आता है ना हार्डवेयर की दुकान पे, उससे पूरे साइकिल को घस के उसका कलर निकालना, फिर स्प्रे मार को उसको नया कलर करना, फिर उसको बेचना। 700-800 रुपये ज़्यादा मिल जाते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा काम बाकी है जो आप नहीं करते हो। एक नया जर्नी, कुछ ना कुछ नया पता चल ही रहा है इतनी से लाइफ में। वैसे आपकी एज क्या होगी? 29। 29। और जब मैं पैसा कमाने की लाइन में उतरा तो 2018 में उतरा मैं, जो मतलब साइकिल वगैरह बेचना चालू किया, जहाँ से करियर मैंने स्टार्ट किया। शायद सबसे पहले मैंने लाइफ में साइकिल ही बेचा है। वो मैंने पर्सनली अपने लिए ख़रीदा था वो साइकिल, कुछ 1700 रुपये में मैंने ख़रीदा था उसको अपने चलाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ था कि मुझे OLX से मैंने ख़रीदा था, तो मुझे सीखना था कि OLX पे ऐड कैसे डालते। तो उसके लिए मैंने अपनी साइकिल के फ़ोटो का यूज़ किया, और मुझे 2500 का ऑफ़र आ गया। ये कितने साल में किया था आपने पहली चीज़? ये 2017 में किया था मैंने। अच्छा, 2017 में आपने अपनी 2017 फ़ोटो हाँ, डाल दी कि आप साइकिल चला रहे हैं। हाँ, मतलब मैंने साइकिल ली है, तो मैंने तो OLX से लिया, तो मुझे सीखना था कि इस पे ऐड कैसे डालते, सामने वाले ने बेचा कैसे, मुझे हमारा कांटेक्ट कैसे हुआ, वो सीखने के लिए मैंने अपनी साइकिल की फ़ोटो डाल दी। मुझे मैसेज आ गया 2500 रुपये। 700 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, मतलब ले लिया आपने, और फिर 2500 में सेल हो रही है वापस दोबारा। और ये चीज़ मैंने कहाँ से सीखी थी? अपने डैड से। बैग की दुकान में एक लेडीज़ बैग आया था, बहुत अच्छा था, वो मैं चाह रहा था कि नहीं बेचूं, उसका मुझे भाव भी मिल रहा था, मैं नहीं बेच रहा था। तो मेरे अब्बा ने एक बात कही थी कि जिस दिन तुमको चीज़ों से प्यार होने लग जाएगा ना, उस दिन तुम्हें धंधे से प्यार नहीं होगा। तुम धंधा लेके बैठे हो, तुम प्रॉफिट देखो, शौक मत देखो कि तुमको ये चीज़ पसंद है। बिजनेस में बैठे हो ना, तुम खरीद के तो नहीं लाए अपने लिए पर्सनल, तुमने क्या नियत से लाए, इससे बेचना है, इसको बेचो। अपने शौक को मारो स्ट्रगल करने के लिए। अपनी उम्मीद जो तुम अंदर जगाए हो, उम्मीद पे शौक हावी हो जाता है इंसान का। इंसान की उम्मीदें कब टूटती है मालूम है? जब उसके शौक बड़े हो जाते हैं। तो शौक को हमेशा नीचे रखो और मेहनत को हमेशा ऊपर रखो। तो वो साइकिल मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने ऐसा सोचा कि 800 आ रहे ना, बेच दो भाई। वो बेचा 2500 में, मैंने 2 साइकिल ली 1200 की, फिर वो बेचा। ऐसे करके मैंने 27 साइकिल बेच के एक बाइक ली। तो खैर हम थे यहाँ कि मेरे पास उस वक्त बाइक थी, तो मेरा दिमाग चला कि बैग तो हाथ से गया, दूसरा तो कोई हुनर है नहीं। तो मैंने होटल वाले से रिक्वेस्ट किया
कि भाई एक काम करो, तुम तो डिलीवरी करते नहीं हो, तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा है, डिलीवरी मैं करूँगा। तो बोले हमारे पास गाड़ी नहीं है। बोला गाड़ी मेरे पास 7 है, भले एक साथ में एक ही चला सकता हूँ, 7 तो नहीं चलाऊँगा, मगर मैं डिलीवरी कर लूँगा। तो वहाँ पर मैं पार्ट टाइम काम पे लगा, जो दिन के मुझे सिर्फ 100 रुपये मिलते थे। शाम में 6 बजे मैं काम पे जाता था और रात को 12 बजे डिलीवरी करके आ जाता था। 6 से 12 आप डिलीवरी करते थे और एक दिन का 100 रुपया मिलता था आपको। हाँ, मतलब 100 पे हमारी बात हुई थी, जी। मगर वो भाई मुझे 150 रुपये दे दिया करते थे, 50 रुपये एक्स्ट्रा। हमेशा नहीं देते थे, मगर तो दे आप देते थे। कितनी डिलीवरीज करते होंगे फिर भी? 25 डिलीवरी करते 25 थे आप डिलीवरी। 6 से 12 बजे तक? हाँ, 6 से 12 बजे। और बाकी सुबह के टाइम में फिर मैं पढ़ने जाता था हॉस्टल में। तो वो ऐसा हो गया। फिर धीरे 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 के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2018 में मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, वो ऑफ हो गए। उस वक्त तो मेरे पास इतनी, मतलब उससे पहले मेरे पास उतनी जिम्मेदारी नहीं थी मेरे ऊपर। तभी तो शौक था, साइकिल खरीद रहा हूँ, बाइक खरीद रहा हूँ, ये बेच रहा हूँ, वो बेच रहा हूँ। वो तो सब कुदरत मुझे सिखा रही थी। साइकिल खरीदना, बेचना, बाइक लेना, बाइक बेचना, बैग बेचना, ये उस वक्त नहीं पता चला। ये सब तो ऐसा लग रहा था कि बस लाइफ में एक चल रहा है, एक पैसा कमाने की आदत बन गई, पैसा कमा रहे। अब समझ में आता है कि उस वक्त जो 3 साल था, 2016-17, वो कुदरत मुझे सिखा रही थी कि आगे तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। 2018 में भाई ऑफ हो गए, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर। हुनर नहीं, डिलीवरी के काम से हमने स्टार्ट लिया। अब जब भाई ऑफ हो गए, धीरे धीरे घर वालों का इशारा आने लग गया कि भाई अब तुम्हें पैसे कमाना है, अब तुम्हें जिम्मेदारी उठानी है। अब्बा की उम्र हो गई है, भाई छोटा है, बहन कॉलेज में पढ़ रही है, घर रेंट पे है। अब इतनी चीज़ों के बाद एक आदमी का कम से कम खर्चा होता है 50,000 रुपये मुंबई की दुनिया में। आपका घर रेंट पे है, आपका छोटा भाई पढ़ रहा है, आपकी छोटी बहन पढ़ रही है, आपके अब्बा की उम्र हो गई है, आपके घर के खर्चे है, आपकी फैमिली बड़ी है। क्या करेंगे? 3,000 4,000 में तो कुछ होने वाला नहीं है। 50,000 रुपये कम से कम चाहिए। तो मैं वहाँ पर डिलीवरी के काम पे लगा। उसके बाद जब मैंने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद जो मैंने शेड्यूल बनाया वो सबसे मेन था। तो स्टडीज आपने कब छोड़ी? मतलब कितना तक आपने पढ़ाई किया और फिर छोड़ Actually, दिया? मैं मदरसे लाइन से पढ़ा हूँ अलग। हाँ। तो वो तो कैसा, उसमें कुछ ऐसा ग्रेड सिस्टम नहीं उसमें होता? है, उसमें मैं काफ़ी आगे तक पढ़ा हूँ और काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे मेरे मार्क्स भी आते थे, बहुत अच्छा था मैं। मतलब मेरे पढ़ाई छोड़ने पर जो मेरे टीचर्स थे उनको भी एक अफसोस था। मतलब मेरी तो स्कूल की टीचर भी आज तक मेरी अम्मी को मिलती है, तो अब तो मेरी वीडियोस वगैरह भी क्या बात देखती है, तो बोलती है अभी तो बहुत अच्छा कर रहा है जकवान। वरना वो एंड टाइम तक मुझे बोलते रहती थी कि ले आओ उसको स्कूल में, ले आओ ले आओ ले आओ। लेकिन जब तक वक्त ने मेरे साथ बहुत गेम खेल चुका था, बहुत पीछे जा चुका था मैं, तो उस हिसाब से फिर ऐसा हुआ कि मैंने एक शेड्यूल बनाया कि देख भाई जकवान, 4-4,500 में कुछ होने वाला नहीं है। 6 घंटे काम कर रहा है, 18 घंटा तेरे पास है, उसको कहाँ यूज़ करेगा। फिर मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया कि भाई मैं फुल टाइम डिलीवरी करूँगा तुम्हारे पास। अभी हाफ टाइम कर रहा था, एक्स्ट्रा काम चाहिए मेरे से, एक्स्ट्रा काम ले लो। डिलीवरी के अलावा काम चाहिए, कांदा काटना है, मिर्ची तोड़ना है, क्या बात है। शेजवान चटनी बांधना है, मैं हर काम में हाथ बटाऊंगा। एक होता है डिलीवरी बॉय का काम है सिर्फ डिलीवरी करना। डिलीवरी नहीं आई, वो बैठा है अपना मोबाइल में लगा है, दोस्त यार से बात कर रहा है, सब कर रहा है। बोला नहीं भाई मैं सारे काम करूँगा, मिर्ची तोड़ने से लेके बर्तन धोने तक सब करूँगा, लेकिन मुझे फुल टाइम काम चाहिए। तो वहाँ ऐसा हो गया कि मुझे फुल टाइम काम मिल गया। कैसा? ठीक है, सुबह 12 से लेके रात 12, बीच में 2 घंटे की छुट्टी। अब सुकून तो था ही नहीं, समझ रहे, क्योंकि फुल टाइम में भी कितना मिल रहा है, 400 रुपये। फिर तब वो पीरियड में आपने ये सब छोड़ दिया था? आप कुछ वीडियोस नहीं निकाल रहे थे तब? उस वक्त में मेरी वीडियो की स्टार्टिंग अच्छा, आपकी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। मैंने आपको जैसा बताया कि चाइनीज कॉर्नर के ऊपर मैंने एक रूम लिया था, तो ये चाइनीज के काम पे आने के बाद का। हाँ, अच्छा, वो ये आप पहले की स्टोरी हाँ, बता ये रहे हैं। पहले की स्टोरी है। अच्छा। फिर उनसे मेरे सेठ थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी हो गई, हमारी दोस्ती यारी। तो फिर मैंने उनसे बात किया, मुझे रूम चाहिए ऊपर। ऐसा है, उस वक्त मेरी एक फ्रेंड ने उसका डिपॉजिट देने के लिए मुझे 25,000 रुपये का हेल्प किया था उस वक्त में, क्योंकि डिपॉजिट तो देना पड़ता है ना। खैर वो बात की बात है, उनका नाम नहीं ले सकता मैं। तो ऐसा है कि फिर अब 400 रुपये पे आ गए भाई, चलो खुशी हुई। 6,000 से 12,000 हो गया, लेकिन पैसा जितना आ जाए कम है। और 12,000 में भी कुछ नहीं होने वाला था कि जिस वक्त मैं 12,000 रुपया कमा रहा हूँ, साला 11,000 तो मेरे घर का रेंट है, 12,000 में क्या होगा। फिर मैं जब 12 बजे चाइनीज से फ्री हो जाता था,
तो 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ज़ोमेटो करता था। ज़ोमेटो में 300 रुपये बना लेता था मैं अपने वो 4 घंटे में। अच्छा। और एग्जैक्ट 4 बजे ज़ोमेटो लॉग आउट करके फिर एक ग्रोसरी का था ग्रोफर्स करके, जिसमें राशन डिलीवर करना हाँ, रहता ग्रोफर्स, था। हाँ, yes। उस वक्त में वो बहुत फॉर्म में चल रहा था। हाँ। फिर एग्जैक्ट 4 बजे ज़ोमेटो की टी शर्ट उतारे और ग्रोफर्स की टी शर्ट पहन लिए। फिर 4 बजे मैं ग्रोफर्स करता था। अच्छा। और ग्रोफर्स में जो मुझे ऑर्डर आते थे वो लिमिट रहती थी 4 से 12 के बीच में आपको ख़त्म करना है। सॉरी, 4 से 10 के बीच में फर्स्ट लॉट था। 4 से 10 6 घंटे का टाइम था, उसमें आपको डिलीवर करके ख़त्म करना है जितने भी आपके ऑर्डर्स जी। है। और सब वजन ऑर्डर रहते थे, मतलब 20 किलो के, 25 किलो के, ऐसा ऐसा ऑर्डर रहता था। और 4 माला चढ़ाना भी रहता था। तो 4 बजे एग्जैक्ट मैं ग्रोफर के लुक में आ जाता था और अपना ऑर्डर मैं 8 बजे ही ख़त्म करके फिर आगे के 2 घंटे में दूसरों का ऑर्डर मारता था 5 रुपये कमीशन रख के। तो 10 बजे तक मैं दूसरों का ऑर्डर भी क्लियर करता था। फिर 2 घंटा सोता था 10 से 12 और फिर 12 बजे चाइनीज़ पे आ जाता था। मैं वही पूछने वाली थी, मैंने कहा आप सोते कब थे? सोते थे क्योंकि आपकी प्रोसेस में कहीं सोने का टाइम ही नहीं है। हाँ, तो ऐसा हो गया था कि मेरी हालत काम कर करके ऐसी हो गई थी। मैं जैसे आपको बताया कि मैं वहीं रहना चालू कर दिया था, घर पे बहुत कम जाता था। तो जब कभी पुराने दोस्तों से मिलता था तो उनको लगता था कि साला ये नशा वशा कर रहा है। हालत ऐसी हो गई है, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं गांजे का नहीं पैसे का नशा कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इस बात पे तो तारीफ बजनी चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका नेम ब्रांड बना ज़ाक्वन, तो पहले तो ये आपका नाम है, आपका पूरा नाम जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़ाक्वन शेख है। जी। और ज़ाक्वन व्लॉग, फिर ज़ाक्वन किचन, हाँ। फिर और जो जैसा आपने बताया आपका शॉप या आप जो भी करते हैं, इवन इन ओपन माइक यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज ज़ाक्वन। तो ये नेम इंस्पिरेशन, ये आपका ब्रांड नेम इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? एक्चुअल में ये चीज़ बहुत कम लोगों को मालूम है कि मेरा जो रियल नेम है वो ज़ाक्वान नहीं है। ओह, हाँ, ओके। असल में आज तक मैंने बताया भी नहीं है। आप मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो मेरा नेम है वो है फैसल शेख, अच्छा। जो मुझे घर वालों ने दिया था। तो ये आपने आपका नाम बदला हुआ है ये पूरा? बदला नहीं है, डॉक्यूमेंट कि इत्तफाक है। जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ज़िंदगी जिधर धक्का दे उधर चले जाओ। जी। तो फैसल नेम जो है एक्चुअल में वो मेरा नाम है और 2019 तक मैं इसी नाम से जाना जाता था, फैसल नाम से। अच्छा। 2019 के बाद जो है मतलब धीरे 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 ज़ाक्वान होता गया। वो ऐसा था कि जो मैंने आपको बताया था कि मैंने बैग की शॉप डाली थी, वो शॉप का नाम मैंने रखा था ज़ाक्वान बैग कलेक्शन। एक्चुअली उस टाइम में रिसेंटली मुझे भांजा हुआ था, उसका नाम मैंने तय किया था ज़ाक्वान, मुझे बहुत पसंद था तो मैंने उसकी मोहब्बत में बैग शॉप का नाम डाला ज़ाक्वान बैग कलेक्शन। उसी नाम से मैंने अपनी आईडी भी बनाया, ज़ाक्वान बैग कलेक्शन। वो शॉप बंद हो गई, दूसरी शॉप डाला ज़ाक्वान बैग कलेक्शन। तो उस बीच में मैंने एक बाइक थी मेरे पास, उसको मैंने बहुत अच्छा मॉडिफाई किया था, मतलब थोड़ा छपरी टाइप, मतलब आइबा टाइप। तो वहाँ के आइबा लोग को बहुत पसंद आई थी, लोग मेरे से मांग मांग के लेके जाते थे। तो उस पर भी मैंने प्रिंट कराया था ज़ाक्वान। तो जो लोग बाइक मेरे से मांगने आते थे या जो बाइक चलाते देखते थे, अब उनको तो मेरा नाम नहीं मालूम था, उनको लगता था कि बाइक पे ज़ाक्वान लिखा है तो ज़ाक्वान ही रहेगा। तो ऐसा था कि वो ज़ाक्वान 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 करने लगे। अब ज़ाक्वान करते करते आईडी थी ज़ाक्वान बैग कलेक्शन, उसको बैग कलेक्शन को हटा के वहाँ पे व्लॉग डाल दिया, वो ज़ाक्वान व्लॉग हो गया। अब इस नाम के साथ एक मोहब्बत जैसी भी हो गई, और जब लोग ज़ाक्वान भाई ज़ाक्वान भाई ज़ाक्वान भाई अच्छा भी लगने लगा, एक फीलिंग आने लगी। वो एक ऐसा, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको जिससे मोहब्बत ना भी हो ना, उसके साथ आप रहने लग जाए ना, तो धीरे धीरे प्यार हो जाता है। तो एक ये ज़ाक्वान शेख ज़ाक्वान व्लॉग बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी। अब धीरे 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 यूँ हो गया कि मैं ज़ाक्वान ही बन गया। जैसे वो एक मूवी में डाला गया कि घर वाले आपको सिर्फ नाम देते हैं मगर नाम आपको बनाना पड़ता है। तो उस हिसाब से समझिए कि एक नाम दिया गया और एक नाम मैंने खुद बनाया अपना। क्या बात तो आपका ब्रांड नेम इस हिसाब से बना कि उसी नाम से आप जानने लगे। हाँ, उसी नाम से मैं। तो फिर आप डॉक्यूमेंट में भी, डॉक्यूमेंटेशन में भी आप वही नाम यूज करते हैं हर बीच जगह? में मैंने ऐसा सोचा था कि आधार कार्ड वगैरह भी चेंज करा लिया जाए। घर वाले बोले बेटा इतना सीरियस मत हो, जो है वो रहने दे। एक्चुअली ये नाम भी जो फैसल नाम है ये मेरे नाना का दिया हुआ है। अच्छा। और हमारे बुजुर्ग बड़े का जो नाम दिया हुआ है उसमें भी बरकत होती है और वो भी एक निशानी होती है। जी तो बहुत अच्छा नाम है तो आप फैसल ये भी मेरा। बेसिकली अपने ब्रांड के लिए सारा हर जगह यूज करते तो हैं। प्रमोशन आजकल सारी चीज़ें हैं, प्रमोशन है। जितना आप एक नाम को लेके ब्रांड बनाना चाहोगे उतनी जल्दी बनता है। अब मैं अगर इसको फैसल करना चाहूँ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ तय हो गई है, लोगों ने मुझे ज़ाक्वान मान लिया है।
हालांकि आज भी पुराने लोग मुझे फैसल बोलते हैं क्योंकि उनकी ज़ुबान पर बैठा हुआ है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि ये 1 साल के अंदर वो बहुत सारे लोग जो फैसल बोलते थे वो भी, इनफैक्ट मेरी वाइफ भी मुझे जकवान बोलती है। ओह, तो अब बताओ इससे ज़्यादा फ्रेंड क्या बनना है। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि आप मैरिड भी हैं। हाँ, मैं मैरिड हूँ। ओके, तो और मेरी यू छोटी हैव सी प्यारी चिल्ड्रन। सी बेटी भी है, क्या बात सो है। स्वीट, कांग्रेचुलेशन। हिबा शेख। ओके, तो उसके वो बेटी के लिए तो आप एक इंस्पिरेशन, एक मिसाल बनकर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। बस वो कहते हैं ना, जब अल्लाह बेटी देता है तो बरकत देता है, रहमत देता है। क्या बात तो है। और ये भी कहा जाता है, लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं अभी कमाई नहीं है, अभी शादी नहीं करेंगे। राइट। तो ये जाहिर सी बात है कि देखो हर कोई अपना रिस्क लेके आता है। अगर आपके घर में एक लड़की आ रही है, वो आपकी बेटी हो, आपकी वाइफ हो, आपकी जिम्मेदारी है उसको खिलाना, लेकिन उसकी जो रोज़ी है वो ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं से सेट करके देगा। क्या बात आप पहले से डर जाओगे कि यार मैं 2 आदमी को कहाँ से खिलाऊंगा। देखो मैं एक ही चीज़ मानता हूँ लाइफ में, बहुत बहुत छोटे में मैंने एक किताब में पढ़ी थी और उसके बाद भी कुछ लोगों से सुना भी था, लेकिन पहले ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और वो लाइन आज तक मुझे याद है कि ठान लो तो जीत, मान लो तो हार। बहुत अगर आपने ठान लिया है तो आपको जीतना ही है। आप ठानने के बाद अगर हार भी जाओगे तो आपके मन में जीत रहेगी, बज़ाहिर नहीं रहेगी, लेकिन मन में आपकी जीत रहेगी। और अगर आप मान लो तो साला आप जीतने के बाद भी हार जाओगे। तो अगर आपने ये मान लिया कि यार मैं 2 आदमी को कहाँ से खिलाऊंगा, मैं शादी कर लूँगा, घर कैसे चलाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप शादी कर लो सही एज में, आज न कल करना ही है। आप 50 के हो और आपका बच्चा 2 साल का, अरे 25 में करो, आप 50 के होगे, बच्चा 25 का होगा, बिजनेस भी संभालेगा और आपको भी संभालेगा। वो चीज़ करनी है ना हमको, तो वक्त पर करो ना जी। राइट। हर किसी को मालूम है भाई मुझे शादी करनी है, आज न कल, कल करूँगा, कल करूँगा, कल। सही चीज़ को सही वक्त पर कर लो, आगे आपके साथ बिल्कुल सही होगा। तो हर कोई अपनी रोज़ी लेके आता है और मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैं भी मानता हूँ, मेरी वाइफ का भी कहना है कि जब से ऊपर वाले ने मुझे बेटी दिया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए, मेरी इनकम में बहुत सारा फ़र्क आ गया है। तो हर कोई अपनी रोज़ी लेके आता है, डरने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत करने से बहुत कुछ होता है। मेरे सवाल पूछने से पहले ही वो जवाब मुझे मिल गया कि मैं पूछने ही जा रही थी। अच्छा ठीक है, आप मैरिड भी हैं, अच्छा आपकी बेटी भी है, तो फिर ये कब हुआ था, ये कौन से एज में हुआ था, फिर वहाँ से कैसे आपने मैनेज किया, लेकिन आपने आंसर दे दिया, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। ठीक तो है। मतलब ये सवालों का सिलसिला तो हमारी इनकी मतलब जर्नी सुनते ही रहेंगे, कम लग रहा है हमें। पर अभी हम ना थोड़े से क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, जिसका जवाब 1 या 2 मिनट में देना है। हाँ, अब आपने लाइक चाय पिला दी। रैपिड फायर। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, चाय वाय भी पी लिए हमें, तो थोड़ा हाँ, तो अब आपने energy- चाय पिला दिया तो समझिए कि 10 रुपए की चाय में 125 वाले रेड बुल से ज़्यादा पावर है। ओहो, क्या बात है। चलिए ठीक है, तो क्विक क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोई अगर आज सोचे कि उससे कंटेंट क्रिएटर बनना है, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर बने हैं, आपने अपनी जर्नी बताई, तो ऐसी कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहे तो उसे कितना वक्त लगेगा 10-20 हज़ार जैसे फॉलोअर्स बनाने में? देखो ऐसा है कि जिस हिसाब से अभी लाइफ चल रही है और इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप डिसेंट इज्जतदार कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। और आपको सिर्फ फेम चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, तो 1 दिन लगेगा। आप क्या? 4 गाली दे दो, आप 4 बदतमीज़ी कर लो, आप 4 अय्याशी कर लो, 1 दिन में वीडियो मिलियन चले जाएगी। आप तमीज़ से बात करो, इज्जत से बात करो, अपना अच्छापन दिखाओ, थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या बात है, बहुत खूब। और एक कंटेंट क्रिएटर जिसके 10-20 के फॉलोअर ऑलरेडी हैं, तो उनको अगर कोई इनकम के लिए वो चीज़ करना चाहे स्पेसिफिकली, तो उनको ये मतलब ये क्या एजेंडा होता है? क्योंकि आपके भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं और आपने जैसे पर्सनली शेयर किया था कि उससे आपका इनकम भी हो जाती है। तो कोई अगर उससे कमाना चाहे तो उसका क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए ऐसा है कि आजकल हर किसी को अपना बिज़नेस प्रमोट करना है। जिस तरह हमने अपना बिज़नेस बना लिया है वीडियो बनाना, हमको इससे पैसे मिलते हैं, पेड प्रमोशन रहता है, तो सामने वाला जो पैसा देगा वो पैसा कमा के देगा। तो हर कोई जानता है कि चलो भाई इस एरिया में इसकी चलती है, इसकी वीडियो सारे लोग देखते हैं, तो एक एरिया में मतलब शॉप है वो अपना प्रमोशन कराना चाहता है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इतना कि अगर आप 10-20 हज़ार फॉलोवर लेके इतने पैसे आप ले रहे हो, मेरे हिसाब से देखो लेने वाले 10-10 हज़ार भी लेते हैं,
नहीं लेने वाले 2000 में करते, 2500 में करते, सबका एक ही है। लेकिन मेरा एक ये मैसेज है ना कि हर किसी से पैसा नहीं लिया जाता है। इतनी सोच, इतनी समझ आप भी रखते हो, किससे पैसा लेना है, किससे नहीं लेना है, किसका। मेरे को बहुत सारे डीएम अभी भी मेरे पास है जो मैंने डिलीट नहीं किया, और बहुत सारे तो सीन करना भी बाकी है। ये जो 2-4 दिन में थोड़ा मैं बिजी था तो सीन नहीं किया, उनका रिप्लाई भी नहीं किया। सबको मैंने मंडे का टाइम दिया हूँ। इतने लोगों को मैंने मंडे का टाइम दे दिया है कि शायद उनको भी मैं धोखा दे दूँ, कितने को संभाल लूँगा मैं मंडे को। तो ऐसा है कि सामने वाला आपको मैसेज करके खुद पूछता है कि आपके चार्जेस क्या है। तो अब हम उनसे पूछते हैं भाई आपका एरिया कौन सा है, आपका बिजनेस क्या है, आपका बजट क्या है। सामने वाला जब मेरे से पूछता ना कि आपके चार्जेस क्या है, तो मैं उनको क्या रिप्लाई करता हूँ मालूम है? जो आपका बजट है वो मेरा चार्जेस है। क्या बात है। मेरा तो माल नहीं लग रहा है ना, मतलब मेरी कोई चीज़ नहीं जा रही है, मेरा क्या जा रहा है, हुनर जा रहा है। हाँ, अब ये मेरा काम है तो मैं इसके पैसे तो लूँगा, क्योंकि बिजनेस है। वो कहावत है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन कभी कभी भूखे पेट भी रहना पड़ता है, और ऐसे भी ज़्यादा खाने से समझ रहे ना इंसान का दिमाग फिर जाता है। तो कभी कभी 1-2 दिन भूखा भी रह लेना चाहिए, तो इंसान अपनी औकात में आ जाता है। क्यों भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, खाली हो पेट तो ईमान डगमगाता है। क्या बात है। तो ऐसा कि मैं सामने वाले को पहले, अब अगर कोई लेडीज़ है वो घर से बिजनेस कर रही है, बहुत सारा आप लोगों ने इंस्टा पे देखा होगा, कोई मेहंदी, कोई चॉकलेट बेच रहा है, कोई ईयरिंग बेच रहा है। अब उनको भी आप बोलोगे कि भाई मेरे ये चार्जेस है, तो कहाँ से मैनेज करेंगे? राइट। अरे वो तो 10 रुपये प्रॉफिट मार्जिन पे काम ही कर रहे हैं। अब उनसे ही तुम इतना चार्जेस ले लोगे कि साला 2 महीना बेचारे की मार्जिन तुम खा गए, और वो 2 महीना तुम्हारी वीडियो चलेगी और उससे वो कमाई नहीं, वो तुमको दे दी। तो रोलिंग तो बेचारे की घूम के इधर से वो कमाई, इधर से वो तुमको दे दी, उसका क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारा हो गया, उसका क्या हुआ? तो हर चीज़ अपने मफाद के लिए मत करो। कुछ चीज़ें ऐसी है कि किसी और का भी फ़ायदा सोचो। तो मैं ये देखता हूँ कि एरिया क्या है। अगर मेरे एरिया के बंदे, मुझे मालूम है ज़ाहिर सी बात है, मुझे फॉलो करता है, मुझे सपोर्ट करता है, मेरा कस्टमर भी है, सलाम दुआ भी होती है, तो भाई मत दे। देना चाहता है खुशी से जो दे दे। ऐसा है, कोई लेडीज़ है, कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उनका ऐसा है भाई आपका जो बड़ा बजट है, सहूलत से, ऐसा भी नहीं कि मैं इतना ही लूँगा। आप अगर सहूलत से पे कर सकते हो तो पे करो, नहीं कर सकते नहीं। अब तीसरा ऐसा है ना, जिनकी इनकम अच्छी मोटी है, जिनका हमसे फ़ायदा भी बहुत हो रहा है, तो भाई वहाँ से मैं फ़ायदा उठाऊँगा। मैं वहाँ से फ़ायदा उठाऊँगा। मैं तेरे को जरिया दे रहा हूँ ना कमाने का, मैं उसमें परसेंटेज लूँगा। जी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी वजह से तेरा धंधा हो रहा है, तो भाई मेरे को भी कुछ दे। एक रिश्ता बना, कमाते रहेंगे। कम कमाएगा ज़्यादा दिन कमाएगा, ज़्यादा कमाएगा कम दिन कमाएगा। जाहिर सी बात है ना। क्या बात। तो थोड़ा थोड़ा टुकड़े में कमाना। अब तू सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ही दबा कर देगा तो अंडा कहाँ से आएगा? राइट। हाँ, तू सोचेगा तो वही हाल है कि थोड़ा थोड़ा कमाओ, लॉन्ग टाइम कमाओ। आपके हर जवाब में भी शायरी होती है। और ये आर्टिस्ट वाला जो पॉडकास्ट होगा वो हम एक और एपिसोड डेफिनेटली जाकवान जी के साथ कवर करने सच वाले में। हैं। ये अभी हमने डिसाइड कर लिया। इतनी फील्ड्स है ना इनकी, इनके हर एपिसोड हो सकता है हर एक फील्ड के ऊपर स्पेशली। हम मेरा एक रैपिड दोस्त फायर है। राउंड आपके साथ नहीं हो सकता। मेरा एक दोस्त है राहत, मेरा बिजनेस पार्टनर भी। एक्चुअली बिहाइंड द सीन पूरा काम उसका ही रहता है, मतलब मेरी गैर मौजूदगी में जकवान, चाइनीज या डिस्पोजेबल वगैरह सारी चीज़ें वही संभालता है। और एक ट्विस्ट मैं आपको बता दूं जो मैं मेरी कहानी में बताना भूल गया। एक वक्त बीच में ऐसा भी आया था कि मेरे पास शूट करने के लिए मोबाइल भी नहीं था। मेरे पास iPhone 11 था जो किसी कारण मुझे बेचना पड़ा पैसे की ज़रूरत की वजह से। मेरे पास मोबाइल नहीं था। ये जो मोबाइल इस वक्त है, मैं मेरे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, राहत का। ये मोबाइल उसने अपने पैसे से मुझे दिलाया था, और इस कॉन्फिडेंस से वो दिलाया था जितना मेरे अंदर नहीं था। बोलते तू वीडियो बना, मुझे मालूम है कि मेरा उधार तू इसी मोबाइल से वीडियो बनाकर चुकाएगा। क्या बात वो है। ये रहमान आपके भाई हैं? राहत जी आपके मेरा भाई पार्टनर है। आपके पार्टनर? हाँ। अच्छा। एक टाइम पे मेरा क्लासमेट था वो। अच्छा। फिर काफ़ी साल बाद मुलाकात हुई हमारी, वापस से बनी, तो पार्टनर भी हो मेरा। जकवान चाइनीज़ किचन में भी मैंने एक पार्टनर रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर बिजनेस में मैं एक बंदा रखता हूँ। मेरे डिस्पोजेबल के बिजनेस में भी एक बंदा है, बट उसका नाम नहीं ले सकता। उसने बोला है भाई ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तो ऐसा है कि ये मोबाइल भी मुझे उसने दिलाया, और वापस से, मतलब बीच में मैं छोड़ दिया था वीडियो बनाना, मैं भी हिम्मत हार गया था। गोडाउन पे बैठा रहता था, बातचीत ये वो गपशप चलती रहती थी। फिर रिटर्न जब उसने मुझे मोबाइल दिलाया तब मैं वापस से वीडियो बनाना चालू किया। और इस बार मैं आपको क्या बोला कि जब अल्लाह ताला जिम्मेदारी देता है ना, तो फिर उसका रास्ता भी निकालता है। अब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि साला इसका 45,000 रुपये उधार चुकाना है। जो मैंने अपना मोबाइल बेचा उसका मेरे को 5,000 रुपया मिला। अब 40,000 ऊपर के कहाँ से लाऊं? उसने मुझे दिला दिया।
उसके बाद जो मुझे इतने पेड प्रमोशन मिले कि 1 महीने में मैंने उसका 40,000 रुपया उसको क्या रुपया दे बात, दिया। बहुत अच्छा। राहत बहुत ही मिली अच्छा। आपको, मतलब राहत से राहत मिली मुझे जी बिल्कुल, और आज भी मिल रही है। बहुत बढ़िया। आई थिंक हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो उसका आंसर अच्छा, वैसे ही आंसर होता है, हो आप गया क्या? आंसर पहले ही दे रहे हैं और क्वेश्चन हमारा बाद में आ रहा है। ये यही था कि आपकी पूरी जर्नी में कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत मोटिवेशनल रखा, पर इसका कोई और जवाब देना चाहेंगे आप? इसका जवाब मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त लोग हैं। सबसे पहले तो मतलब मेरी फैमिली आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भले ही मेरे वालिद साहब ने मतलब मुझे बहुत चीज़ों से दूर रखा कि तुमको इस टाइप की वीडियो नहीं बनानी, इस टाइप की वीडियो नहीं बनानी, इस टाइप की वीडियो नहीं बनानी, लेकिन जिस दिन मेरे डैड को ये पता चला कि वीडियो पे 4000 घंटे वॉच आने के बाद यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो वो खाली टाइम में बैठ के सिर्फ मेरी वीडियो देखते रहते थे कि मेरे लड़के का 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाए और इसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट था। एक तरह से वो बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ। 4000 हो जाएगा। हाँ। हाँ। उनका कहना है कि तुम सही करो, मैं कलेजा काट के रख ये दूंगा। आपका कितने ड्यूरेशन में हो गया था 4000 के ऊपर फॉलोअर्स? ये मतलब मेरा हो गया था कुछ समझिए ना 1 साल लगा था मुझे। 1 साल गया। हाँ, 1 साल मुझे लगा था। और उसके बाद कैसा है कि फिर इंस्टाग्राम पे कुछ 3200 फॉलोअर पे काफ़ी टाइम में रुक गया था, 1 डेढ़ साल, क्योंकि मैंने जैसा बताया बीच में मैं छोड़ चुका था। और जो मैंने जर्नी बताया कि मैं 2 घंटा सोता था, बाकी 22 घंटे काम, तो उसमें मैं वीडियोस कहाँ बनाता। तो उस हिसाब से 1 डेढ़ साल तक मतलब काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ था, मेरे फॉलोअर 3200 पे रुक गए थे। होप भी ख़त्म हो गई थी, मगर मैंने बताया कि हिम्मत तो मैं हारता नहीं क्या हूँ। बात जब मैं बंद माइक में शायरी कर सकता हूँ तो फिर जीते जी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये पूरी कहानी जो आपने बताई, इसका कोई टर्निंग पॉइंट था? यही वाला टर्निंग पॉइंट था ये, जो आपको जब फ़ोन मिला तो आप सब कुछ एक साथ मैनेज करने लगे? नहीं, ये टर्निंग पॉइंट नहीं था, पर टर्निंग पॉइंट तो ऐसा था कि देखिए मैं बताऊं कि फ़ोन तो आज न कल तो आ ही जाता। बस ये एक परफेक्ट टाइमिंग थी, एक परफेक्ट टाइमिंग थी और एक जिम्मेदारी और चढ़ गई थी ना। जब उसने बोला, उसने मुझे मोबाइल दिलाया तो एक जिम्मेदारी चढ़ गई कि अब साला इसके भी 40,000 रुपये देने। मैं यहाँ उधार से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी का उधार चुकाने के लिए मैंने अपना मोबाइल बेचा। आईफोन 11 उस वक्त में फिर भी 12-14 हज़ार में बिक रहा था। मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत थी और मालूम है मजबूरी का फ़ायदा तो हर कोई उठाता है, तो मैंने वो 10,000 में बेच दिया। अब मैं उसको बोला, अब हमारी बातचीत बहुत अच्छी है, ख़ास दोस्त है, तो मैं एकदम भड़क के उसको बोला, अबे साले ये कौन सा गेम हुआ बे? 10,000 की उधार चुकाने के लिए मैं अपना मोबाइल बेचा, तू मेरे को 40,000 के उधार में डाल दिया। बेवकूफ़ बना रहा है यार तू मेरे को। तो उसने बोला नहीं, तू सहूलत से दे भाई, कैसा है तू करेगा मुझे यकीन है। और आज भी जब मैं वीडियोस बनाने जाता हूँ फिर तो कैमरा वही पकड़ता है। क्या बात है। हाँ, कैमरा वही पकड़ता है, आज भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और मेरे पीछे में मेरा ज़कवान चाइनीज़ संभालना, मेरा डिस्पोजेबल का काम संभालना। इनफैक्ट उसके मोबाइल में मेरा इंस्टाग्राम भी लॉगिन है, अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो वो रिप्लाई भी करता है मेरा, और वो सामने बात भी करता है लोगों से। तो जैसे कि हमने आपकी वीडियोस वगैरह कंटेंट भी देखे हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं वो। तो आपको क्या लगता है, ऐसा को क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू यू जो आपको लोग आपसे चीफ गेस्ट की तरह जाते हैं, ऐसे लोग आपको बुलाते हैं, तो उसके पीछे क्या है? सबसे पहले तो ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। पिछले सवाल में मतलब जो आपका था उसमें एक जवाब ऐड करना चाहूँगा कि देखिए राहत का नाम तो मैंने लिया है, उसके अलावा मेरे बहुत सारे ख़ास दोस्त हैं जो अभी आजकल आप मेरी वीडियो में साथ में देखते होंगे, चश्मे में एक गोरा सा लड़का, खूबसूरत सा अब्दुल्ला मेरा ख़ास दोस्त है, फैज़ है, मुश्ताक है, मतलब इन सब लोगों ने सपोर्ट किया है। ऐसा ना कि वो वीडियो देखे तो बोले भाई ये तो एक ही बंदे को क्रेडिट दे दिया। तो ऐसा है कि भले मैं तुमसे दूर हूँ मगर तुम सब मेरे पास हो, मैं नाम कुछ का गिना रहा हूँ मगर तुम सब मेरे खास हो। क्या बात है। ये शायरी अभी मैंने बना ली उनके लिए बैठे बैठे कि मतलब बहुत लोगों का सपोर्ट है जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, वक्त भी कम है। तो जिसने भी मुझे सपोर्ट किया है, जिसने मुझे अपना 1% भी दिया है, वक्त आने पर मैं उसको अपना 100% दूंगा इंशाल्लाह। तो बहुत लोगों का साथ है। हाँ, अभी आपका सवाल था कुछ कंटेंट वगैरह को हाँ लेके। जी, कंटेंट का जो लोग आपको चीफ गेस्ट की तरह बुलाते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है आपको लगता है जो आप में कि लोग आपको इतना चाहते हैं, इतने बुलाते हैं इतने प्रेम से? हाँ, ऐसा है कि ये सवाल मैं भी बहुत बार खुद पूछने वाला था उनसे जो मुझे बुलाते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि मोहब्बत मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है और ऊपर वाला दे रहा है तो ले लीजिए। कहीं ना कहीं देखो इसमें दोनों की मार्केटिंग भी हो जाती है। जिनका एग्जीबिशन है उनकी मार्केटिंग हो गई, मैंने वीडियोस बना दिया एंट्री की, या मैंने उनका प्रमोशन किया, उनको स्टॉल वगैरह मिल गए,
उनकी थोड़ी मार्केटिंग हो गई। अब मैं जा रहा हूँ, वहाँ 200-400 लोग हैं, थोड़ी मेरी मार्केटिंग हो गई, मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, कुछ लोग मुझे जानने लगे। अब हर कोई तो नहीं पहचानता है, मगर ऐसा है कि जो एक बार पहचान जाता है फॉलो ज़रूर करता है। तो मुझे वही लग रहा है कि ये इंटरव्यू के बाद तो काफ़ी लोग हमें भी पहचानने वाले हैं, और आपको भी, हमारे जो व्यूवर्स देखेंगे वो डेफिनेटली उनको आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है, एंड डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेंगे वो आपके यहाँ पे आई थिंक चाइनीज़ खाने आएंगे, बिजनेस आइडियाज़ लेने आएंगे। आई थिंक मैं जहाँ से क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, तो मैं जो विजुअलाइज कर रही हूँ आपकी स्टोरी सुन के, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक आगे जाके आप कुछ बिजनेस एडवाइजेस भी देंगे, यू विल बी अ बिजनेस एडवाइजर टू। मुझे अभी से बहुत सारे फ़ोन आते हैं ज़कवान चाइनीज़ की फ्रेंचाइजी के लिए, तो मैंने उनको जवाब दिया है कि जब वक्त आएगा तब आपको पता चल जाएगा, अभी वो वक्त नहीं आया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वक्त से पहले आदमी करना चाहता है, नहीं करना चाहिए। चलती ट्रेन से उतरने वालों का हाल बुरा होता है। ट्रेन रुक जाएगी, आपको मालूम है ट्रेन रुकेगी ही, तो क्यों उतरना? मालूम है गिरने का डर है। और मैंने ये देखा है मोस्टली कि आराम से इंसान उतर भी सकता है, चढ़ भी सकता है, फिर भी मतलब जब आराम का ऑप्शन है आपके पास तो जल्दबाजी क्यों? तो जब वो वक्त आएगा तो मैं लोगों को खुद बता दूंगा। बहुत सारे मेरे को अब तक फ़ोन आ चुके हैं कि यहाँ डालते वहाँ डालते हैं, हमें फ्रेंचाइजी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो वो वक्त आएगा तो मैं खुद करूँगा, लेकिन सही वक्त पर सही फैसले लेना बहुत अच्छा होता है। क्या बात है। तो छवि और ज़ाकवान जी, ये मैसेज के साथ कि हमें हमेशा स्थिरता से चलना चाहिए, हम अपनी ये स्टोरी को आज यहीं पे विराम देते हैं। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को और कलाकार की आवाज़, कलाकार द स्टेज के लिए आपका कोई मैसेज है हमारे लिए कि अब आपने अगर देखा होगा कि हम कैसे चल रहे हैं, 1 साल से हम भी कर रहे हैं, ओपन माइक्स कर रहे हैं, और अभी हमने पॉडकास्ट शुरू किया है, आगे बढ़ना है, काफ़ी सारा आइडियाज़ है। तो जैसा कि आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि मैंने आप लोगों की वीडियोस जो देखी है बहुत अच्छी चल रही है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है मालूम है कि एक गलती जो इंसान, वो हम लोगों में कहा जाता है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता है। एक बिल में आपने हाथ डाला, वहाँ आपको सांप ने डस लिया, आप दोबारा भी डालोगे तो आपकी बेवकूफ़ी है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये पता इससे चलता है कि दिन ब दिन आप अच्छे होते जा रहे हैं कि जो वीडियोज़ आपके आ रहे हैं दूसरी वीडियोज़ उससे अच्छी होती है। तो इसका मतलब है कि उस पर आप वर्क कर रहे, उस पर आप काम कर रहे। एक होता है सिर्फ वीडियो बनाना, और एक होता है उस पर वर्क करके वीडियो बनाना। तो आप लोग हर बार कुछ ना कुछ नया ला रहे और हर बार कुछ ना कुछ अच्छा होते जा रहे हैं। तो ये अच्छा लेवल बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे। बहुत अच्छा आप लोग का शो चल रहा है, और मैं व्यूवर से भी कहूँगा कि इनका ओपन माइक होता है, मोस्टली तो बैंड्रा में ही होता है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो उसमें भी आप लोग आइए, उसमें भी बहुत अच्छी शायरी वगैरह होती है, और वहाँ से आपको मौका भी मिलता है इस पॉडकास्ट में आने का, और आप अपनी लाइफ, आप अपनी जर्नी, आप अपनी कहानी इनके साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे हैं, मैं आज पहली बार इनसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और जो लोगों को ये कहना है कि देख, मेरा एक ही मानना है ना कि आप कुछ भी रहो, अमीर रहो, गरीब रहो, काले रहो, गोरे रहो, शरीफ रहो, कमीने रहो, अपना अखलाक बहुत अच्छा रखो, अपने आप को नर्म रखो। अपने आप को नर्म रखने का फ़ायदा होगा, जैसे मैं अभी बताऊं आपको क्या, ये पकड़ लीजिए आप, ये देखिए ये कांच है। इस कांच को शेप देने के लिए पहले इसको पिघलाना पड़ा होगा, इसको गर्म करना पड़ा। इसको कितनी तकलीफ हुई होगी, पहले तो नॉर्मल था ना ये एक, लेकिन इसको पिघलाने के बाद इसने बहुत सारी तकलीफ सह के ना फिर ये इस शेप में आया है, बराबर। तो आप ये शेप में कब आया होगा मालूम है? जब ये एकदम आग से बिल्कुल गर्म रहा होगा। ठंडा होने के बाद शेप नहीं चेंज होता है, कड़क होने के बाद। तो अपने आप को जब आप नरम रखोगे ना, तो किसी भी माहौल में आप अपने आप को ढाल सकते हो। अमीरी हो, गरीबी हो, परेशान हो, खुश हो, सब मैनेज कर सकते हो। अपने आप को कड़क बना लोगे, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, तो आपका सिर्फ एक ही लाइफ स्टाइल होगा, और वो लाइफ स्टाइल इस दुनिया को बिल्कुल नहीं पसंद है। आप किसी से बढ़ के बात करो, चढ़ के बात करो, कोई आपके आजकल नहीं सुनने वाला है। आजकल हर कोई अपने आप में बाप है, सही बात। मेरे कहने का मतलब है आप अपना अखलाक अच्छा रखो, जो दोगे वही लौट कर आएगा। आप प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा। आप किसी को गाली दोगे, वो आपके मुंह पर अगर गाली नहीं देता है तो पीठ पीछे गाली देता है, और ये बात और ज़्यादा बुरी होती है। एक टाइम आदमी मुंह पर गाली दे देते चल जाता है, जब बातें पीठ पीछे होती है ना तो वो ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि वो पीठ पीछे एक से नहीं होती है, हज़ारों से होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि अपने आप को बिल्कुल नरम रखिए,
और इससे ज़्यादा क्या बोलना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे ज़्यादा अब हम भी स्पीचलेस हो रहे हैं। डेफिनेटली एक और एपिसोड हम कवर करने वाले हैं जाकवान जी के साथ। तो अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ कि ये वीडियो जल्द से जल्द हम अपने चैनल पर डालेंगे, कलाकार द स्टेज। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज ही ओपन माइक भी होने जा रहा है। अगले महीने, हर महीने हम ओपन माइक्स करते रहते हैं कलाकार द स्टेज। अभी एक और अनाउंसमेंट है कि अब हम दिल्ली में भी अपना ओपन माइक करने वाले हम हैं। दिल्ली में करने वाले हैं। 4 अक्टूबर को हमारा दिल्ली में शो है। दिल्ली वालों आ जाओ और मज़े करते हैं, मिलते हैं साथ में। और बहुत- एक तरफ से जी, देखा जी, जाए जी। ये पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, ये एक तरफ से स्कूल भी है। अब इसमें ऐसा है कि कोई स्टूडेंट और कोई टीचर नहीं है। कभी ये टीचर बन जाते हैं, मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ, कभी मैं टीचर, ये स्टूडेंट। जी, तो बहुत इस कुछ चैनल सीखने पे को मिला। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप सीखने की नीयत से देख रहे हैं तो वीडियो तो सब देखते, 10-10 घंटा स्क्रॉल करने वाले लोग हैं मेरे पास जो लगे, लेकिन सीखने की तलब नहीं है। मगर आजकल ऐसा हो गया कि सारी चीज़ें यूट्यूब पर है। तो अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कुछ सीखने की नीयत से, यहाँ आगे भी बहुत अच्छे गेस्ट आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से सीखने भी मिले, आपको यहाँ से मोटिवेट भी मिले। और बहुत जल्द आप अभी तो हमारे व्यूवर है, बहुत जल्दी आप यहाँ के गेस्ट भी बनोगे। क्या बस बात आपका है। हौसला बुलंद होना चाहिए। शुक्रिया। वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट था आज ये। जाकवान जी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और बहुत मज़ा आया आज के शो में। शो ख़त्म करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम है, स्पेस लिया हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो गुड थिंग्स हैज़ टू कम टू एन एंड। ये स्ट्रगल भी बहुत कम दिन का है, बहुत जल्द आप लोगों की खुद की जगह होगी। क्या बात है। ओ थैंक यू। यहाँ पर कलाकार की आवाज़ का एक पोस्टर होगा क्या और बात। कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, कोई टोकने वाला नहीं होगा, उस वक्त अपना ही राज होगा। जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा गर्म होना पड़ता है लोहे को शेप में आने के लिए। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो गर्मी आप लोगों के अंदर है, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आएगा और बहुत जल्दी एक खूबसूरत सा आकार आप लोग। शुक्रिया। क्या बात है। तो इसी विजुअलाइजेशन के साथ और इसी मैनिफेस्टेशन के साथ, नहीं तो हमारी बातें होती ही रहेंगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कलाकार की आवाज़ में। थैंक यू सो मच जाकवान जी। थैंक यू। शुक्रिया।